हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं यश पंडित और आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल ट्रिकी इकोनॉमिक्स में। बेटा, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने थ्योरी ऑफ डिमांड में लॉ ऑफ डिमांड, शेड्यूल ऑफ डिमांड और डिमांड कर्व को कवर कर लिया था। साथ ही साथ हम लोगों ने वह सभी फैक्टर्स, इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड, दोनों ही डिमांड टाइप जो है उनके फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं वो भी डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए डिस्कस करते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। बेटा देखिए, शिफ्ट और मूवमेंट दो टॉपिक हैं, उसके बाद फिर हम लोग पहुंच जाएंगे अगले चैप्टर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे। चलिए जरा शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल ये आता है, व्हाट डू यू मीन बाय शिफ्ट इन डिमांड। डिमांड में शिफ्ट होता क्या है? देखिए, शिफ्टिंग और मूवमेंट दो कॉन्सेप्ट हैं जिनको हम लोग पीपीसी में भी थोड़ा सा डिस्कस करे थे। बेटा, अगर आप एक सिचुएशन को छोड़ के, एक प्लेस को छोड़ के दूसरी जगह पर चले जाते हैं तो वो आप शिफ्ट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? शिफ्ट। जैसे आप अभी अपने घर पे हैं पर स्कूल खुलेंगे तब आप स्कूल में चले गए तो आप घर से स्कूल शिफ्ट हो गए और फिर छुट्टी के बाद स्कूल से वापस घर शिफ्ट हो गए। लेकिन आप स्कूल की क्लास में हैं और आप अपने स्कूल के प्रेमिसेस में भी कहीं भी चले जाएं, स्कूल प्रेमिसेस में मान लीजिए आप वॉशरूम गए, आप ग्राउंड पे चले गए, तो आप शिफ्ट नहीं हुए, आप मूव हुए, क्योंकि आपकी लोकेशन जो मेन है स्कूल ही है या नहीं? तो देखिएगा, जरा समझते हैं शिफ्ट इन डिमांड को। बेटा एक कर्व बनाते हैं, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है जीरो। इधर लिखते हैं हम लोग प्राइस और यहां लिखते हैं हम लोग क्वांटिटी। आई होप ये क्लियर होगा आपको। एक हम डिमांड कर्व भी ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारा डिमांड कर्व है और अभी हमारी डिमांड जो है ये चल रहा है प्राइस और यहां पर है कहीं ये है हमारी क्वांटिटी। अब मैंने आपसे कहा कि सडनली मार्केट डिमांड चेंज हुई और डिमांड बढ़ गई। तो बेटा डिमांड जब बढ़ी होगी तो कहाँ गई होगी? ये डी था, अब डिमांड चली गई आपका D1 पे, हाँ या ना? तो बेटा ये जो इधर की तरफ जा रहा है, ये जो एरो इंडिकेट कर रहा है, ये क्या कह रहा है? शिफ्ट। क्या बता रहा है ये? शिफ्ट इन डिमांड। यानी कि देखिए, यहां से उठ के डिमांड कर वहां पर शिफ्ट हो गया। तो आप इसको क्या बोलोगे? आप इसको कहोगे इंक्रीज इन डिमांड। क्या कहोगे बच्चा? इंक्रीज इन डिमांड। और इसका दूसरा नाम क्या है? राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड। ठीक है बेटे, ये है राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड। अब बात आती है कि ऐसा हो क्यों रहा है। अब देखिए, डिमांड बढ़ी कैसे, ये तो देख लो, ये तो कर्व शिफ्ट हुआ। अभी हम प्राइस यही रखते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं। सपोज हमारी यहां ये जो डिमांड है, इस पॉइंट को नाम दिया मैंने ए और अब जिस पॉइंट पे इसको नाम दिया मैंने बी। अब मेरी डिमांड आ गई है Q1 पे। ठीक है, तो ये डिमांड देखो इंक्रीज कर रही है या नहीं कर रही है? प्राइस वही है पर डिमांड फिर भी बढ़ रही है। इसको कहते हैं चेंज इन डिमांड। क्या कहते हैं? चेंज इन डिमांड। बेटा दो टर्म्स आते हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। पहला टर्म कहलाता है चेंज इन डिमांड और दूसरा टर्म कहलाता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। हाँ, तो अगर खाली चेंज की बात हो रही तो मतलब आपसे पूछा जा रहा है शिफ्ट के बारे में। किसके बारे में? शिफ्ट। और अगर बोल दे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड तो मतलब बात हो रही है मूवमेंट की। किसकी बात हो रही है बच्चा? मूवमेंट की। देखिएगा आगे। अब ये तो इंक्रीज इन डिमांड हो गया, क्लियर है ये बात। अब आ जाते हैं फैक्टर्स पे। कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिस्कस करेंगे? बेटा फैक्टर्स बिहाइंड द शिफ्टिंग इन डिमांड कर्व। डिमांड कर्व के पीछे कौन से फैक्टर्स हैं जो वर्क कर रहे हैं? ठीक है, तो सबसे पहला नंबर पे जो फैक्टर आपका रहेगा वो क्या रहेगा? बेटा आपको खुद ही दिख रहा है, क्या? प्राइस रिमेन कांस्टेंट। दोनों ही कर्व में प्राइस वही है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा है मेरे बच्चे। तो यानी कि पहला पॉइंट क्या रहेगा? प्राइस रिमेन सेम और अनचेंज्ड। यानी कि प्राइस में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। क्लियर है? तो भैया अब बात समझो, प्राइस ऑफ कमोडिटी टू डिमांड को इफेक्ट नहीं कर रही है,
तो क्या इफेक्ट कर सकता है? तो हमारे पास सेकंड पॉइंट क्या कहेगा? तो आपके दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए। सर ने पढ़ाए थे फैक्टर अफेक्टिंग, है या नहीं? इंडिविजुअल के 5 फैक्टर बताए थे और मार्केट डिमांड के 7, और दोनों में से प्राइस सेम है, प्राइस में कोई चेंज नहीं है, तो बचे हुए अदर फैक्टर, यानी कि डिमांड इज अफेक्टेड बाय अदर फैक्टर्स। डिमांड इज अफेक्टेड बाय अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर में क्या क्या आ सकता है? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड आ सकता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस आ सकता है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस ऑफ बायर आ सकता है, पॉपुलेशन आ सकता है, इनकम गल्फ आ सकता है। क्लियर है? आगे देखो, उसके बाद बेटा इट इज नोन एज चेंज इन डिमांड। क्या आता है बेटा? चेंज इन डिमांड। और और हमारे पास जो चौथा पॉइंट आता है वो कहता है बेटा क्या? कि यहां पर न्यू डिमांड कर्व बन रहा है। इट मींस न्यू डिमांड कर्व विल फॉर्म्ड। देखिए डिमांड कर्व पहले डी था, अब D1 हो गया, हाँ या ना? तो नया डिमांड कर्व बन रहा है या नहीं बन रहा है? क्लियर है? आगे देखो जरा। अब मान लो कि डिमांड पीछे आ गई। कहां आ गई? ये तो आगे गया था एरो, ये एरो आपको आगे जाता हुआ दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा? पर सपोज आप मान लीजिए डिमांड आपकी ये आ गई, D2 पे आ गई। कहां आ गई? D2 पे। तो ऐसे में डिमांड कहां हो गई है? ये बेटा पीछे की तरफ आ रही है, तो आप इसको बोलोगे लेफ्टवर्ड शिफ्ट। क्या बोलेंगे बच्चे? देखिएगा, लिख दे रहा हूं मैं यहीं पर ही। ये इंक्रीज था और ये कहलाएगा लेफ्टवर्ड शिफ्ट। क्या कहलाएगा बेटा? और इसको नाम देंगे डिक्रीज इन डिमांड। क्या कहेंगे बच्चे? डिक्रीज इन डिमांड। ये याद रखिए, ये इस वाले का है D2 को, ठीक है? और इसके भी फैक्टर्स सेम रहेंगे बच्चा, फैक्टर में कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन याद, अभी एक चीज बता रहा हूं, ये नोट करिए। इसके बाद आपको एक 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट मिलता है। क्या? या तो आपको बोलेगा इंक्रीज इन डिमांड और एक्सपेंशन इन डिमांड के बीच में डिफरेंस दे दो, या आपको बोलेगा डिक्रीज इन डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड के बीच में डिफरेंस दे दो। तो हम लोग शिफ्ट तो समझ चुके हैं, इंक्रीज और डिक्रीज। अब अगले में हम लोग कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन को समझ के उस क्वेश्चन को समझते हैं। आपको एज इट इज आंसर दे रहा हूं मैं। जब इंक्रीज या शिफ्ट की बात हो तो ये सब लिखा है, ये पूरे में से पूरे मिलेंगे। क्लियर है? इसको डिस्कस करते हैं। मूवमेंट इन डिमांड। जब बात बेटा मूवमेंट की हो तो एक चीज समझनी बहुत जरूरी है कि मूवमेंट में इनिशियल लोकेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। हम जिस प्लेस पे हैं, प्लेस वही रहेगा, उसमें अपवर्ड मूवमेंट हो सकती है, उसमें डाउनवर्ड मूवमेंट हो सकती है। क्लियर है या नहीं? देखिए एक कर्व बनाते हैं नॉर्मल सा, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, और ये है हमारा ओरिजिन। हमारा डिमांड कर्व बच्चे ये चल रहा है, ठीक है? ये है मेरी डिमांड, और अभी मेरी डिमांड जो रन हो रही है वो हो रही है इस पॉइंट पर। ये मेरी प्राइस है, इधर हम लोग डिनोट करते हैं प्राइस को, और इधर हम लोग डिनोट करते हैं क्वांटिटी को, है ना? ये बात क्लियर है? अब देखो बच्चा होता क्या है, मान लो ये जो पॉइंट है इसको मैं नाम देता हूं ए। क्या नाम देता हूं? अभी मेरा प्राइस ये है और क्वांटिटी ये है। मैं आपसे कहूं कि आपकी डिमांड ऊपर चली गई, कहां? अपवर्ड मूव कर गई, तो अपवर्ड मूवमेंट कहां आएगा? यहां आएगा बच्चे। इस अपवर्ड मूवमेंट को समझिएगा जरा। ये देखिए अपवर्ड मूवमेंट है या नहीं? डिमांड मेरी अपवर्ड मूव हो रही है या नहीं? इस अपवर्ड मूवमेंट को नाम देते हैं हम बी। क्या नाम देते हैं? तो ये जो कहलाएगा, ये पता है क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा अपवर्ड मूवमेंट। क्या कहलाएगा बेटा? अपवर्ड मूवमेंट। और दूसरा नाम क्या है इसका? अब जरा एक मिनट देखो, दूसरा नाम समझोगे कैसे? इसको समझो पहली चीज बेटा। ये हो गया P1 और क्वांटिटी क्या हो गई? Q1 हो गई या नहीं हो गई? तो ये तो प्राइस बढ़ गया और क्वांटिटी कम हो गई, तो बेटा इसको कहा जाएगा कॉन्ट्रैक्शन। क्या कहा जाएगा? और कॉन्ट्रैक्शन। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नाम है, यही आता है। डिक्रीज इन डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड के बीच में डिफरेंस बताओ। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये याद रखने वाली चीजें हैं, ठीक है?
अगला मान लो मैंने आपसे कहा कि मान लो डिमांड आ गई सी पे, कहां आ गई, ये डाउनवर्ड मूवमेंट हो गई, कहां आ गई, ये क्या कहलाएगी आपकी डाउनवर्ड मूवमेंट। क्या कहलाएगी बेटा, डाउनवर्ड मूवमेंट। देखो मूवमेंट तो क्लियर समझ आ रही है, अपवर्ड है और भी डाउनवर्ड है, लेकिन आदमी जब ऊपर चढ़ता है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं एक्सपेंड होता है, लेकिन यहां तो डिमांड ऊपर जाने पे कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। तो इसके पीछे का कारण है लॉ ऑफ डिमांड। क्या, क्योंकि डिमांड और प्राइस का रिलेशन मेरे बच्चे इनवर्स होता है। कैसा होता है, इनवर्स। क्लियर है। अब देखो जरा हम लोग समझते हैं, इस पॉइंट पर अगर हम सी पे देखें तो हमारा प्राइस क्या हो गया है, ये हमारा P2 प्राइस हो गया बेटा, प्राइस फॉल हो गया, क्वांटिटी Q2 पे राइज कर गई या नहीं कर गई, तो इसको क्या कहेंगे, बढ़ गया, एक्सपेंशन कहेंगे। क्या कहेंगे, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सपेंशन। क्या कहता है बेटा, एक्सपेंशन इन डिमांड। कोई दिक्कत है बच्चा। अब जरा फैक्टर्स को समझ लो, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको इफेक्ट कर रहे हैं। फैक्टर बिहाइंड द मूवमेंट इन डिमांड। डिमांड कर्व के पीछे जो आपकी मूवमेंट है उसके पीछे क्या फैक्टर्स काम में आ रहे हैं। तो लाल मेरे जो सबसे पहला पॉइंट आपके काम में आएगा वो क्या आएगा कि आपको साफ साफ दिख रहा है, प्राइस में चेंज आने पर। किस में चेंज आने पर बच्चे, प्राइस में जब चेंज आ रहा है तो डिमांड इफेक्ट हो रही है। और आप देखिए लॉ ऑफ डिमांड काम कर रहा है कैसे, प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी Q से पीछे आ गई Q1 पे, प्राइस घटा क्वांटिटी Q से बढ़ के चली गई Q2 पे। हाँ या ना, ये सिंपल सा फंडा है, लॉ ऑफ डिमांड काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या रहेगा, यानी कि डिमांड इन्फ्लुएंस किससे हो रही है जरा बताओ। डिमांड इज अफेक्टेड बाय प्राइस ऑफ गुड। गुड का खुद का प्राइस या कमोडिटी का खुद का प्राइस मेरे बच्चे डिमांड को इफेक्ट कर रहा है। दूसरा, अब जब प्राइस इफेक्ट कर रहा है तो अदर फैक्टर क्या होंगे बेटा, कांस्टेंट। अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। कोई दिक्कत है बेटा। तीसरा, इट इज नोन एज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड, और इसमें नया कर्व नहीं बनता, नो न्यू डिमांड कर्व विल फॉर्म्ड। क्लियर है बेटा। देखिए डिमांड कर्व वही था जो पहले चल रहा था डी, पर उस कर्व में अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट को डिस्कस किया गया है। के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी वीडियो में अगले चैप्टर की तरफ, जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बेटा डिमांड की इलास्टिसिटी क्या होती है, ये हमारा चैप्टर नंबर 4 है बेटा। क्या है, चैप्टर 4, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो चलिए बेटा शुरू करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। देखो बेटा इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, पहले तो हम ये समझें। इलास्टिसिटी का एक सिंपल सा मतलब है कि कितना इलास्टिक है, कि अगर उसमें ज्यादा बदलाव आ रहा है खिंचाव पड़ने पर तो उसमें चेंज ज्यादा आएगा। अगर मान लो खिंचाव लग रहा है फिर भी चेंज नहीं आ रहा। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस मार्कर को खींचूं तो क्या इसमें कोई बदलाव आ रहा है, नहीं आ रहा, इसकी इलास्टिसिटी 0 है। पर मैं अगर अपनी इस टी शर्ट को खींचूं तो इसमें हल्का बहुत है, थोड़ा बहुत खिंचाव आ रहा है, तो इसकी इलास्टिसिटी लेस इलास्टिक है। वहीं अगर कोई रबड़ की आइटम को या किसी रबड़ को मैं खींचता चला जाऊं तो वो खींचती जाएगी जब तक एकदम एक्सटेंड लेवल पे स्ट्रेच ना हो जाए, हाँ या ना, तब कहीं जाके टूटेगी, यानी कि उसमें इलास्टिसिटी ज्यादा है। तो वैसे ही डिमांड में भी इलास्टिसिटी होती है। अगर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन की बात, इलास्टिसिटी में बात करें तो सबसे पहले आता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या आता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब कि
प्राइस से डिमांड में कितना ज्यादा चेंज आ रहा है। अगर आप इसके डेफिनेशन की बात करें तो ये क्या होगी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शोज द रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंज अकॉर्डिंग टू प्राइस। क्लियर है, प्राइस में बदलाव आने पर डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, ये कौन बताएगा मेरे बच्चे, ये हमें बताएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिएगा जरा बेटा, इलास्टिसिटी को हम जब इंडिकेट करते हैं तो डिनोट किया जाता है ईडी से। इलास्टिसिटी किससे डिनोट की जाती है, ईडी से। और बच्चे इलास्टिसिटी को निकालने का एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी इंटू पी अपॉन क्यू, और ये P1 Q1 लिखिएगा, ठीक है। और ये तो एक नॉर्मल फॉर्मूला सबको याद रहता है, लेकिन इस फॉर्मूले के साइड में एक माइनस का सिंबल भी रहता है। क्या रहता है बेटा, माइनस का साइन होता है इसमें, याद रखिएगा। तो बेटा ये जो माइनस का सिंबल है ना, ये माइनस का सिंबल भी होता है इसमें, याद रखिएगा। ये जो माइनस का सिंबल है ये बता रहा है क्या, ये एक मिनट देखो, ED इज इक्वल टू, ये जो माइनस का साइन है इसको फोकस में ले रहा हूं, ये ED इज इक्वल टू जो माइनस है ये बता रहा है आपको क्या, ये बता रहा है कि डिमांड और इलास्टिसिटी का जो रिलेशन है मेरे बच्चे वो इनवर्स है। डिमांड और प्राइस का जो रिलेशन होता है वो इनवर्स होता है। कैसा होता है बच्चे, इनवर्स। मतलब कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी, और अगर डिमांड घटेगी तो प्राइस बढ़ेगा। कोई दिक्कत है बच्चा, ये फॉर्मूला क्लियर है आप लोगों को या नहीं। अब देखो एक एग्जांपल लेता हूं मैं। सपोज आपको क्वेश्चन में जो दिया गया होगा, आपको क्वेश्चन में कहेगा प्राइस ऑफ कमोडिटी इज 10। पहले कमोडिटी का प्राइस कितना था, 10। अब मान लीजिए ये P1 मान लेता हूं और P2 हो गया है 20। कितना हो गया है, 20। और बेटा पहले जो Q1 था वो था 8, और अब Q2 हो गया है 4। कितना हो गया है, 4। तो अब देखिए आप इस फॉर्मूले को करेंगे कैसे। आपको सबसे पहले ये गिवन है, ठीक है ना, क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, ये आपको गिवन है और आपको ईडी निकालना है। तो सबसे पहली चीज बेटा जो ईडी का फॉर्मूला कहता है वो क्या कहता है, दैट यू हैव टू फाइंड आउट चेंज इन क्यू। क्या निकालना है आपको, चेंज इन पी और चेंज इन क्यू, हाँ या ना। तो देखिए चेंज इन पी निकालने का फॉर्मूला क्या है, P2 माइनस P1। क्या है, P2 माइनस P1। और चेंज इन क्यू निकालने का फॉर्मूला है Q2 माइनस Q1। ओके बेटा, देखो तो P1 कितना है, PT है 20 और P1 है 10। तो चेंज इन P कितना आया हमारे पास, 10 आया बच्चा। क्या आया, 10। और Q की बात करें तो यहां पर 4 है और -8 करेंगे तो हमारा चेंज इन Q जो निकल के आएगा वो -4 निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, इसीलिए देखिए ये माइनस का साइन इसीलिए क्योंकि इसे पहले ही पता था, जिसने ये फॉर्मूला ड्राइव करके दिया उन्हें ये चीज पहले से ही पता थी कि डिमांड में चेंजेस अगर आएंगे प्राइस के अकॉर्डिंग तो कोई एक चीज या तो डिमांड या तो प्राइस माइनस में जरूर 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 जाएगा, हाँ या ना। उनको ये चीज पता थी तो उन्होंने पहले ये माइनस का साइन लगा दिया फॉर्मूले में, क्या, ताकि इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाए और जो आंसर निकल के आए मेरे लाल वो एक पॉजिटिव आंसर निकल के आए। कैसा आंसर निकल के आए, पॉजिटिव। अब देखो जरा ये दोनों चीजें हम लोगों ने फाइंड कर ली हैं। अब वैल्यू पुट करते हैं इधर। बेटा माइनस का साइन जो है वो एज इट इज है। हमारा चेंज इन पी कितना आ रहा है, 10। चेंज इन क्यू कितना आ रहा है, -4। एक माइनस का साइन ऑलरेडी बाहर है, ठीक है, इनटू P1 कितना था मेरा, 10 अपॉन Q1 कितना है मेरा, 8। कोई दिक्कत है लाल, देखिए माइनस से माइनस चला गया, 10 से 10 चला गया, 4 2, तो हमारा आया 1/2। कुछ लोग इसको यहीं छोड़ देंगे, मत छोड़ो और सिंप्लीफाई करो, कर नहीं सकते हो क्या आप, इसको जब और काटोगे तो कितना आएगा, 0.5। इट मीन्स, जरा बेटा बात समझिएगा मेरी, फॉर्मूला है ये, ठीक है बेटा, ये जो 0.5 आया ये क्या है, आपको पता चल गया कि ED इज इक्वल टू 0.5 है। तो आपका काम यहां खत्म नहीं होगा,
आपका काम सिर्फ अभी ईडी निकालना नहीं है, आपको इसके आगे और बहुत कुछ करना है। और देखो एक सिंपल सा फंडा बता रहा हूं, क्वेश्चन जब भी रीड करो आप एक तरीका देखो क्या कि P1 लिख लो, पहले प्राइस कितना था और क्वांटिटी कितनी थी उसमें, फिर अब प्राइस कितना हो गया और क्वांटिटी कितनी हो गई। क्लियर है बात? अब देखिए, अब आपको इसकी शेप पर कमेंट करना है। किस पर कमेंट करना है? शेप पर, कि ईडी कर्व कैसा होगा और ये क्यों हो रहा है, या कमेंट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो देखिए बेटा, इलास्टिसिटी को समझने के लिए आपको मैं 5 चीजें बताता हूं। बहुत सिंपल सा तरीका है। पहले 3 समझो। एक, या तो बहुत चेंज होगा, एक या तो जिसमें बहुत चेंज होगा वो हाईली इलास्टिक है। कैसी है? हाईली इलास्टिक। अच्छा, जिसमें कम चेंज होगा वो लेस इलास्टिक है। कैसी है बेटा? और अगर मान लो कोई चेंज नहीं हुआ तो उसका चेंज 0 है तो वो यूनिटरी है। क्या है? यूनिटरी इलास्टिक है। कैसी है बेटे? यूनिटरी इलास्टिक। क्लियर है? डाउट हो तो बोल दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, आप लिख दो। मैं पॉसिबिलिटी ये मान के चलो कि 101% है कि मैं आपको रिप्लाई करूंगा और आपके डाउट को क्लियर जरूर करूंगा। ठीक है? कभी भी बेझिझक कोई भी डाउट हुआ करे कमेंट सेक्शन में लिख दिया करिए। ठीक है? चलो अब हम लोग यहां लिखते हैं टाइप ऑफ इलास्टिसिटी। क्या समझते हैं बेटा? टाइप ऑफ इलास्टिसिटी देखो कितने प्रकार से हो सकती है। पहला, आप कंडीशन समझो जरा। तो आपके पास एक कंडीशन हो सकती है बेटा, ईडी इज इक्वल टू 0। क्या हो सकती है? ईडी इज इक्वल टू 0। दूसरी क्या हो सकती है? ईडी इज लेस देन 1 हो सकती है या नहीं? अगली क्या हो सकती है? ईडी इज इक्वल टू 1, फिर ईडी इज ग्रेटर देन 1, और फिर एक क्या हो सकती है? ईडी इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ये 5 कंडीशन आपके पास बनेंगी इलास्टिसिटी की, हाँ या ना। इन 5 कंडीशन को समझने के लिए आप एक एक बार एक चीज को समझिए। पहले मैं बता देता हूं किसको क्या बोलते हैं, ठीक है? तब आपको और अच्छे से क्लियर रहेगा। जब भी ईडी इज इक्वल टू 0 हो बेटा तो इसको कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक। क्या कहते हैं बेटा? परफेक्टली इन इलास्टिक। ठीक। अच्छा, ईडी अगर मान लीजिए ये है लेस देन 1 है तो क्या कहेंगे? इन इलास्टिक। क्या कहेंगे? इन इलास्टिक। अगर ये है तो इसको कहेंगे यूनिटरी इलास्टिक। क्या कहेंगे बेटा? और अगर ये है तो इसको क्या कहेंगे बच्चा? इसको कहेंगे इलास्टिक। क्या कहेंगे? इलास्टिक। क्योंकि ईडी में चेंज ज्यादा है एक की अपेक्षा, एक से ज्यादा है तो ईडी में बदलाव ज्यादा है तो वो इलास्टिक कहलाएगा। दूसरा, ईडी इज इक्वल टू इनफाइनाइट। बच्चे इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक। क्या कहते हैं? परफेक्टली इलास्टिक। ये 5 नाम आपको क्लियर है भाई? देखो, जब ये 5 नाम आपको क्लियर हैं तो अब आपको एक चीज समझनी चाहिए। ऐसे ही नहीं आपको नंबर मिल जाएंगे, आप ये लिखाओगे। जैसे मान लीजिए हमारे यहां पर ईडी इज 0 से ज्यादा है और 1 से कम है, तो ऐसे केस में ईडी इज इक्वल टू 0 नहीं है, ईडी इज लेस देन 1 है, तो ये इलास्टिक है। तो आप यहां क्या कह सकते हो? इलास्टिसिटी ऑफ दिस इज इन इलास्टिक कह सकते हैं, हाँ या ना? इलास्टिसिटी इज इन इलास्टिक। लेकिन ऐसे नहीं कहना है, ऐसे इसको नहीं लिखना, इसको आपको एक प्रॉपर स्टेटमेंट में लिखना है। और वो स्टेटमेंट मैं आपको अभी अगले ही 5 मिनट में बता रहा हूं। उससे पहले मैं आपको चाहता हूं कि परसेंटेज मेथड से इलास्टिसिटी कैसे निकल सकती है ये बता देते हैं। ठीक है? चलिएगा, ये भी लिखा रहेगा, देखना। ये वाला फॉर्मूला नोट करना हो तो कर लीजिएगा आप लोग। इलास्टिसिटी का परसेंटेज मेथड। बेटा परसेंटेज मेथड क्या कहता है जरा सीखो। परसेंटेज मेथड कहता है ईडी इज इक्वल टू, वही नॉर्मल चीज है, क्या? ईडी इज इक्वल टू, माइनस का साइन रहेगा, परसेंटेज चेंज इन क्यू अपॉन परसेंटेज चेंज इन पी। ठीक है? अगर ये फॉर्मूला आप लगा देंगे तो आपको इजीली चीजें फाइंड आउट हो जाएंगी। अब देखो, मैं उसी क्वेश्चन को जो अभी मैंने पीछे लिया है उसी को लेता हूं। क्या लिया था मैंने? P1 10, P2 20, Q1 8, Q2 4, यही लिया था बेटा। अब ध्यान से देखते चलना कैसे खेल हो रहा है। ये हमारा क्वेश्चन है, ये क्या है? हमारा क्वेश्चन है। ठीक है?
अब समझो हमें क्या चाहिए, हमें तो परसेंटेज चाहिए। क्या चाहिए? और वो भी परसेंटेज किसका चाहिए? चेंज इन क्यू का चाहिए और चेंज इन पी का चाहिए। तो बेटा आपको पता है चेंज इन पी का फॉर्मूला होता है P2 माइनस P1 और चेंज इन क्यू का फॉर्मूला होता है Q2 माइनस Q1, है ना। चलो पहले निकाल लेते हैं नॉर्मल सा चेंज। क्या कह रहा है? प्राइस 20 था, 10 हो गया, तो बेटा अब चेंज कितना आया है? 10 का। ठीक है, यहाँ क्वांटिटी 4 थी, 8 माइनस 4 का चेंज है। ये चेंज इन क्यू है और ये चेंज इन पी है। पर भैया हमें तो यहां परसेंटेज में चेंज चाहिए ना, तो आप इसको भी निकाल सकते हो, परेशान क्यों हो रहे हो? देखो परसेंटेज चेंज इन पी का फॉर्मूला क्या कह रहा है? परसेंटेज चेंज इन पी निकालना है तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे चेंज इन पी अपॉन P1 इंटू 100। क्या यूज करोगे बेटा? चेंज इन पी अपॉन P1 इंटू 100। और सेम ऐसे ही अगर आपको निकालना है परसेंटेज चेंज इन क्यू, तो आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे? चेंज इन क्यू अपॉन Q1 इंटू 100। अब समझ आई बात? मैं इसको P1 और Q1 क्यों लिखवा रहा था? ताकि आपको पहचानने में आसानी हो जाए किस समय कौन सा प्राइस या कौन सी क्वांटिटी को लेके आपको सॉल्व करना है। आइए बच्चा, हमारा चेंज इन पी निकल के आया था 10। कितना निकल के आया था? 10। और इसी केस में हमारा P1 भी था 10 और इसको डिवाइड करते हैं 100 से, तो कितना आएगा? 100% चेंज। अरे भाई साहब, प्राइस में कैसा चेंज है? 100%। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वांटिटी की। किसकी? सेम इसी में वैल्यू लिख दीजिए। देखिए जरा, चेंज इन क्यू निकल के आया है माइनस का 4, तो ऐसा नहीं माइनस को छोड़ देंगे, माइनस को लिखेंगे। Q1 कितना था? 8। कितना था बच्चा? 8। और यहां कितना है? 10। 2 जा, यानी कि परसेंटेज चेंज इन क्यू जो आया है वो आया है माइनस का 50%। कितना आया है? माइनस का 50%। क्लियर है बात? अब आइए इन दोनों की वैल्यू को पुट कर देते हैं इधर। ईडी में माइनस का साइन तो ऑलरेडी है, देखो वही माइनस का साइन, माइनस माइनस फिर कट जाएगा। माइनस 50 वैल्यू निकली अपॉन ये परसेंट में ही तो निकली है 100। बेटा ये कट गया, तो अब कितना बचा? 50 अपॉन 100। 0 से 0 कटा और जब आप इसको काटेंगे तो ये क्या बनेगा? 0.5। इट मीन्स आपकी ईडी यहां पर भी कितनी आ रही है? देखिए उस मेथड से किया तो भी ईडी 0.5 आई, इस मेथड से किया तो भी। अगर आप वैल्यू सही निकाल के सही जगह पर सही वैल्यू को रखेंगे, आपके कभी भी नंबर नहीं कटेंगे। बेटा इलास्टिसिटी में बहुत अच्छा चैप्टर है और बहुत आसान सा चैप्टर है। कभी कभी नसीब अच्छा हो ना तो 6 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। हाँ, सीधा सिर्फ इलास्टिसिटी फाइंड करो और कमेंट द इलास्टिसिटी। अब देखो आप कमेंट कैसे करोगे, एक बात समझिएगा मेरी, कि आप इलास्टिसिटी की शेप पर कमेंट कैसे करेंगे, है ना। इसको समझते हैं जरा भैया। देखिए बच्चे, आपको पता है ईडी इज इक्वल टू 0 किस केस में हो सकता है? ईडी इज इक्वल टू 0 का केस समझ रहे हैं? 0 कब होगा? जब कोई भी न्यूमरेटर यानी कि 0/1 की कंडीशन होगी, तब ईडी इज इक्वल टू 0 आएगा। तो 0/1 में क्या कह रहा है? अगर आप इस फॉर्मूले में रखें तो परसेंटेज चेंज इन क्यू 0 है, हाँ या ना? तो आप यहां क्या लिखेंगे? इन दिस केस परसेंटेज चेंज इन क्यू इज इक्वल टू 0। परसेंटेज चेंज इन क्यू इज इक्वल टू 0 ड्यू टू विच इलास्टिसिटी ऑफ दिस इज परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक होगी। क्लियर है बात? दूसरा देखिए जरा। अच्छा, ईडी इज ग्रेटर देन 1 कब हो सकता है? लेस देन 1, सॉरी, यहां पर ये इनइलास्टिक की बात हो रही ना, तो यानी कि ऊपर मान लीजिए 1 का चेंज है और नीचे 2 का। मतलब यहां पर अगर हम इसको इधर देखिए, परसेंटेज चेंज इन क्यू अपॉन परसेंटेज चेंज इन पी माइनस के साइन के साथ ईडी का फॉर्मूला लिखते हैं, तो यहां क्या होगा? 1/2 करेंगे तभी तो पॉइंट में आंसर आएगा। बेटा कभी भी न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा कर लो, आंसर हमेशा पॉइंट में आएगा। तो मतलब आप यहां क्या कह सकते हैं? इन दिस केस परसेंटेज चेंज इन पी, परसेंटेज चेंज इन पी इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन Q due to which elasticity is inelastic, due to which elasticity is inelastic। और फिर बेटा आप जब यूनिटरी इलास्टिक की बात करें तो 1 कब होगा? ये 1 कब होगा? जब 1/1 होगा, तो आंसर क्या बनेगा हमारा? हाँ या ना? तो 1 ही आएगा। 1 से 1 को डिवाइड करो, 2 से 2 को डिवाइड करो, 4 से 4 को डिवाइड करो। मतलब इन दिस केस
परसेंटेज चेंज इन P इज इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन Q। कोई दिक्कत है बच्चा, हाँ या ना? अच्छा अगला समझो जरा, ये अगला कैसे बनेगा। यहां पर कह रहा है ED इज ग्रेटर देन 1। अब देखिए ग्रेटर देन 1 का केस क्या आएगा, जब 2/1 हो जाएगा, या और अगर केस लेना है तो यहां 10/5 कर लीजिए, तो आप डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा या नहीं आएगा? मतलब न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो, तो ऐसे केस में क्या लिखेंगे आप, परसेंटेज चेंज इन P इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन Q ड्यू टू विच इलास्टिसिटी इज इलास्टिक, यानी कि इसमें बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है। कोई दिक्कत है मेरे बच्चे? आगे देखो बच्चा, यानी कि यहां आप लिख सकते हैं 2/1 को, ठीक है। अब परफेक्टली इलास्टिक में क्या होगा, 1/0। क्या बेटा, कोई भी आंसर इनफाइनाइट कब आता है, जब आप 1 को किसी भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाए, ऊपर कोई भी डिजिट होगा, डिनोमिनेटर में 0 है, 0 से किसी को भी विभाजित करिए, आंसर हमेशा इनफाइनाइट ही आएगा बच्चा, हाँ या ना? तो ऐसे केस में क्या होगा, मान लीजिए ऊपर है 10 और नीचे है 0, तो आप इसको क्या लिखेंगे, इन दिस केस परसेंटेज चेंज इन P इज इक्वल टू 0 ड्यू टू विच इलास्टिसिटी इज परफेक्टली इलास्टिक। कोई दिक्कत है मेरे लाल? आपका 40 से 50% चैप्टर खत्म हो चुका है, इलास्टिसिटी भी। अब सिर्फ हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी को। ओके, एक बार इसको नोट करो और फिर अगला ग्राफ समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा, आगे बढ़ते हुए हम लोग डिस्कस करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहला फैक्टर क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। बेटा अगर किसी गुड के क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं, इफ क्लोज सब्स्टिट्यूट आर अवेलेबल, इट्स इलास्टिसिटी इज इलास्टिक। उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी, इन इलास्टिक। और अगर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट है, अगर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट इज अवेलेबल, तो उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी बेटा, इन इलास्टिक। क्या होगी बच्चे, इन इलास्टिक। क्लियर है बात? दूसरा आता है नंबर ऑफ यूज। क्या आता है, सेकंड पॉइंट पे हम बात करते हैं नंबर ऑफ यूज ऑफ गुड और कमोडिटी। ठीक है, किसी गुड को जितनी ज्यादा बार यूज किया जा सकेगा, जैसे ये मार्कर है, मैं बार बार यूज करता हूं, रिफिल डालता हूं, यूज होता है नहीं होता, तो जितनी ज्यादा बार यूज करेंगे उतनी ज्यादा इलास्टिसिटी रहेगी, और जितनी कम बार यूज करेंगे उतनी ही कम इलास्टिसिटी रहेगी। तो आप इसको क्या कह सकते हैं, हायर द यूज हायर द इलास्टिसिटी। हाँ या ना मेरे बच्चे, यानी कि इलास्टिक होगी। और लेसर द यूज लेस इलास्टिक। ओके बेटा, यानी कि इन इलास्टिक भी कह सकते हैं। इसको आप क्या कह सकते हो, इलास्टिक, और इसको आप क्या कह सकते हो, इन इलास्टिक। हाँ या ना? फिर हम लोग बात करते हैं बेटा इनकम ऑफ कंज्यूमर। जो हमारे पास चौथा पॉइंट है जो हमारी इलास्टिसिटी के फैक्टर को अफेक्ट करता है, वो क्या है, इनकम ऑफ बायर। क्लियर है बेटा? बायर की इनकम अगर हाई है, इफ इनकम इज मोर द गुड्स इलास्टिसिटी इज लेस, इफ इनकम इज लेस द इलास्टिसिटी इज हाई। पूछिए क्यों? क्योंकि अगर आपकी इनकम बहुत ज्यादा है तो गुड के प्राइस में कितना भी चेंज आ जाए, क्वांटिटी पे आपकी कोई फंटा फर्क नहीं पड़ेगा, क्वांटिटी पे आपकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ या ना? वही चीज है क्या, कि जितनी ज्यादा इनकम उतनी इलास्टिसिटी कम, और जितनी कम इनकम उतनी इलास्टिसिटी ज्यादा। क्लियर है मेरे बच्चे? देखिएगा, इसको आप क्या लिख सकते हैं, मोर इनकम लेस इलास्टिक। ओके, लेस इनकम मोर इलास्टिसिटी ऑफ गुड। क्लियर है बच्चा? डाउट है? और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चौथा पॉइंट जो हमारे पास आता है वो आता है लग्जरी वर्सेस नेसेसिटी। इसमें आप क्या समझेंगे, क्या कि अगर गुड लग्जरी है, कैसी है,
इफ द गुड इज लग्जरी, तो कॉमन सेंस की बात है, उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी, हाई इलास्टिसिटी। क्लियर है बेटे। और अगर वही गुड नेसेसिटी है तो वो कैसी होगी, लेस इलास्टिक। कैसी होगी बेटा, लेस इलास्टिक, या उसकी इलास्टिसिटी कम होगी। क्लियर है बात। आपके 4 पॉइंट कवर हो गए हैं, ये सफिशिएंट है। अगर आपका क्वेश्चन आता है डिफाइन द फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, 5 नंबर से ऊपर का क्वेश्चन नहीं बनता और 4 पॉइंट सफिशिएंट है। इसको वेल डिफाइन कर दीजिएगा अपनी लैंग्वेज में, थोड़ा सा नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा आगे देखते हैं, कर्व्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, जो ये 5 आपको इलास्टिसिटी लिखवाई थी मैंने, इनके डिफरेंट कर्व्स होते हैं, जरा इनको देखिएगा। देखो 5 अलग अलग कर्व याद करना बहुत पेचीदा सा लगता है, बेवकूफ़ी वाला काम भी है। अगर किसी को आप इजी वे में कर सकते हो तो क्यों फालतू में सिर्फ फोड़ना अपना उसके पीछे, है ना। एक सिंपल सा तरीका अपनाओ, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस 0, ये हुआ प्राइस और ये हो गई आपकी क्वांटिटी, ठीक है। और ये अब कर्व कैसे देखा जाए, तो सबसे सिंपल सा फंडा है बेटा, फिजिक्स का कुछ लॉ वगैरह था नहीं था थंब फिंगर वाला। तो सबसे पहले तो आप एल बनाइए। क्या बनाइए, इस शेप, लेटा हुआ एल। कैसा, हाँ लेटा हुआ एल। देखिए कैसे बोल रहा हूं, ये और ये। क्लियर है। उसके बाद इस एल को 20 से डिवाइड कर दीजिए एरो के काम में, ठीक है। इस तरीके से कुछ एरो बनेगा। अब ये जो 2 पोर्शन आपको मिले, इन 2 पोर्शन को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। क्लियर है। ये आपका 5 इलास्टिसिटी का कर्व बन गया। कैसे, देखो यहां से शुरू करो, ED इज इक्वल टू 0, हाँ या ना। ED इज इक्वल टू 0 का मतलब मैंने क्या बताया था, 0/1, और 0/1 का मतलब चेंज इन क्वांटिटी इज 0। बेटा मतलब समझिए, क्वांटिटी में आप गुड्स में कितना ही चेंज ले आओ मेरे बच्चे, देखो यहां पर गुड्स में कितना ही प्राइस में चेंज आ जाए, लेकिन क्वांटिटी मजाल है इससे आगे बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ेगी ना, है या नहीं। तो इसीलिए अब हम इसको वैल्यू देते हैं क्या, कि ये जो मेरा कर्व है ये है ED इज इक्वल टू 0 का कर्व। किसका बेटा, ED इज इक्वल टू 0 का, ठीक है। और फिर इसी से आगे सीक्वेंस में बढ़ते जाओ। ये कर्व है ED इज लेस देन 1 का, ये कर्व है ED इज इक्वल टू 1 का, ये कर्व है ED इज ग्रेटर देन 1 का, और ये कर्व है ED इज इक्वल टू इनफाइनाइट का। समझे, ये पांचों के पांचों कर्व आपके तैयार हो गए। नहीं, अब आप इसको क्या कह सकते हो, क्या कि ED इज इक्वल टू 0 का कर्व ऑलवेज कैसा होगा, पैरेलल टू वाई एक्सेस, हाँ या ना, पैरेलल टू वाई एक्सेस है। दूसरा ED इज इक्वल टू 1 का क्या होगा, स्टीपर टाइप की थोड़ी सी शेप है या नहीं है, स्टीपर टू एक्स एक्सेस। फिर ED इज इक्वल टू 1 क्या होगा, अवे फ्रॉम एक्स एक्सेस। इसी तरीके से आप शेप को कमेंट कर सकते हैं। ED इज इक्वल टू इनफाइनाइट क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सेस। क्लियर है बेटा, नोट कर लो एक बार कर्व को। देखो बेटा ये आपने नोट कर लिया होगा। अब एक चीज समझ लो कि ये किस प्रकार की गुड्स होती हैं जो काम में आती हैं, है ना, कि मतलब ऐसी कौन कौन सी गुड्स हैं, इनको भी तो समझ लिया जाए। तो अगर किसी की इलास्टिसिटी परफेक्टली इनइलास्टिक है तो इसमें गुड्स आएंगी, गुड्स लाइक लाइफ सेविंग ड्रग्स, ठीक है, दवा, मेडिसिन, ये सब आएगा बेटा। दूसरा इलास्टिसिटी, अगर इनकी इलास्टिक है, कैसी है, इलास्टिक, तो इसमें कौन सी गुड्स आएंगी, नेसेसिटी, लाइक फूड एंड फ्यूल, ठीक है, नेसेसरी आइटम जो जरूरी हैं वो आएंगी इसमें। अच्छा यूनिटरी है तो इसमें क्या आएगा बेटा, यूनिटरी में ज्यादातर जो आती है वो नॉर्मल गुड आती हैं। कैसी गुड्स आती हैं, नॉर्मल गुड, जो आमतौर पर एवरेज गुड्स होती हैं, जो ना ज्यादा लग्जरी हो ना लेस ब्रांड हो, ठीक है ना, एक एवरेज वो आती है। अच्छा इलास्टिक में क्या आएगा, लग्जरी आइटम, कौन से आइटम्स, ठीक है। और ये जो है भाई साहब ये तो शेख चिल्ली वाली है। सोचो शेख चिल्ली जैसे नहीं, कहानी आपने सुनी थी, मैं मुर्गी पालूंगा, मुर्गी अंडा देगी, अब 2 मुर्गी 2 अंडे, तो मेरे पास 4 मुर्गी हो जाएंगे। ऐसे 4 की 8, 8 की 16, 16 की 32, 32 की 64,
64 की 128, 128 की 256, फोन की मेमोरी की तरीके बढ़ता चला जाएगा और एक दिन शेख चिल्ली मुर्गी फार्म पूरे वर्ल्ड में फैल जाएगा। लेकिन उसने ये नहीं सोचा अगर मान लो मुर्गी ने अंडा दिया और उससे मुर्गा निकल गया, फिर उसकी तो सारी गणित बेकार हो जाएगी, है या नहीं? हाँ, तो ये जो है ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है बेटा। कैसी? ठीक है, ये सिर्फ दिमागी ख्याली पुलाव जिसको कहते हैं वो है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और मेरे बच्चे इसी के साथ हमने अपना 4th चैप्टर भी खत्म कर लिया है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, हेल्पफुल हो रही है, आपको मजा आ रहा है पढ़ने में, तो बच्चा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड सर्किल में फैलाओ यार, रीच बढ़ाओ, थोड़ा सा सबको पता तो चले कि हाँ कोई इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाला अच्छी इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा है, उनको भी तो इकोनॉमिक्स पढ़ने में मजा आए, है नहीं? अकेले अकेले अच्छी चीज लेना थोड़ी अच्छी बात होती है। सबको फैलाओ, जितना ज्यादा फैला सकते हो, ठीक है? और सभी फ्रेंडों को शेयर करो और उनको बोलो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है? और हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं बच्चे? प्रोडक्शन फंक्शन। हाँ जी, माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे डिफिकल्ट चैप्टर अगर बच्चों को कोई लगता है तो प्रोडक्शन फंक्शन है, जिसमें सबसे ज्यादा दिक्कत किसमें आती है? 3 फेज ऑफ प्रोडक्शन में। तो अगले लेक्चर में हम इसी को कवर करेंगे, बहुत आसानी से हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। डेली एक वीडियो का प्रॉमिस किया है, वो मैं फुलफिल करूंगा और आपको कल फिर एक और वीडियो ऑन टाइम मिलेगी। थैंक यू।